आज हम बात करेंगे टू सेक्टर मॉडल की। बेसिकली हमारे कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल में हम क्या बात करेंगे, तो इसमें हम देखो टू सेक्टर के बाद फिर थ्री सेक्टर मॉडल और फिर हमारा चलेगा फोर सेक्टर मॉडल। तो सबसे पहले हम जानते हैं थ्री सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल क्या होता है। देखो हमारे पास क्या है, फर्म है। तो फर्म क्या है, और एक हाउस होल्ड है। एक एक इकोनॉमी में क्या है, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। तो क्या करती है, जो हाउस होल्ड है ना, वो क्या करती, काम करती है इस फर्म के अंदर। तो मतलब वो अपनी फैक्टर सर्विस देती है, वो अपनी फैक्टर सर्विस देती है। इसके बदले फर्म के से क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है उनको, फर्म से पेमेंट मिल जाती है। अब जो पेमेंट मिलती है वो क्या करते हैं, उस पेमेंट को स्पेंड कर देते हैं। किस चीज़ के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, जो फर्म से मिलने वाली गुड और सर्विस के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। तो फर्म से क्या मिलती है, गुड और सर्विस मिलती है। इन ये क्या ये फर्म को, ये हाउस होल्ड से क्या चली जाती है, स्पेंडिंग खर्च कर देते हैं। इनकी जो इनकम है वो क्या है, जो है फर्म के पास चली जाती है वापिस। तो ये क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। अब बात करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल की। तो थ्री सेक्टर मॉडल में एक तो हमारे पास फर्म है, एक है हाउस होल्ड, उसके साथ एक और जुड़ जाता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो क्या होता है काम, जो हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड उससे हम जानते हैं क्या जाती है, फैक्टर सर्विस जाती है। सर्विस के बदले फर्म के से क्या चलती जाती है, पेमेंट चली जाती है। ठीक है। और फिर हाउस होल्ड क्या करती है, स्पेंडिंग कर देती है। ठीक है। उसके बदले उन्हें कुछ जो भी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कर देती है, इसके ऊपर वो इस हाउस होल्ड को मिल जाता है। अब गवर्नमेंट देखो एक बीच का मिडिल चीज और बनती है, फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब अगर हाउस होल्ड के पास ज़्यादा इनकम है तो वो सेव कर लेगी, अगर कम है तो वो कुछ बोरो कर लेगी, उधार ले लेगी इससे। इसी प्रकार फर्म के पास अगर ज़्यादा है तो वो इनमें फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सेव कर लेगी। अगर उसके पास कम है, उसके पास जरूरत है, तो वो वहाँ से उधार ले लेगी, बोरो कर लेगी। ऐसी गवर्नमेंट भी करती है कि अगर उस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है तो वो सेव करेगी, अगर उसके पास कुछ जरूरत है तो वो उधार ले लेगी, बोरो कर लेगी। ठीक है। इसी प्रकार से क्या, जो हाउस होल्ड है ना, वो गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स देता है। ठीक है। और उसके बदले जो गवर्नमेंट वो क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है। मतलब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप है या कुछ भी जो सैलरी दी जाती है अलग प्रकार से, उसके साथ बोनस मिलता है। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। और इसी प्रकार से फर्म क्या करती है, फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स देती है। उसके बदले गवर्नमेंट इसको क्या करती है, इनको सब्सिडीज देती है, ताकि ये अपने इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको में कम आए। तो इस प्रकार से थ्री सेक्टर मॉडल काम करता है। तो ये सर्कुलर फ्लो है क्या, सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि एक अनएंडिंग फ्लो, मतलब कभी समाप्त ना होने वाला एक ऐसा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का। मतलब प्रोडक्शन और गुड और सर्विस का एक ऐसा फ्लो है जो कभी खत्म नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी, जो क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर किया जाता है। और सो ये दिखाता है कि इनकम और जो इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता रहता है। मतलब क्या है, इनकम अलग अलग हाथों में कैसे कैसे चली जाती है, एक सर्कुलर फ्लो के अंदर वो बताया गया है। तो फोर सेक्टर मॉडल में क्या होता है, इसमें देखो एक तो फर्म तो होती थी, एक हाउस होल्ड होता था और एक हमारे पास गवर्नमेंट थी। अब इसके साथ एक फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहरी एरिया हमारे साथ और जुड़ जाता है, ये इसे फॉरेन सेक्टर कहते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि किस प्रकार हाउस होल्ड एक फाइनेंशियल सिस्टम बीच में एक कड़ी और काम करती है। मतलब ज़्यादा हो गया तो सेव कर लिया, जरूरत पड़ी तो बोरो कर लिया। ऐसे फर्म के साथ भी, हाउस होल्ड के साथ भी ऐसे ही होता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे ही किया जाता है, सेविंग और ब्रो। अब बात क्या करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड का जो फॉरेन सेक्टर है उसके साथ क्या संपर्क है। देखो नेट ट्रांसफर पेमेंट, मतलब अगर ये विदेशों में काम करते हैं तो उनको पेमेंट मिलती है। और यहाँ से अगर इन विदेश यहाँ पर काम करके चले जाते हैं तो इनकी क्या मिलती है, नेट फैक्टर पेमेंट। मतलब क्या है कि इस प्रकार से पेमेंट होती रहती है विदेशी सेक्टर में काम करने से। जैसे फर्म के साथ होती थी ना, वैसे हाउस होल्ड का कनेक्शन विदेशों के साथ भी पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म के ऊपर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, उसके बदले क्या है,
दे सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी दी जाती है, टैक्स लगाए जाते हैं, वही सारा सिस्टम काम करता है। वैसे इसमें एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जुड़ जाता है साथ। अब ये हमें समझना क्यों ज़रूरी था, ये हमें समझना ज़रूरी था किसके लिए, केंजियन अप्रोच ऑफ 2 सेक्टर 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब हमें केंज की जो अप्रोच है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल, वो हमें समझ में आ जाए। तो इसके लिए समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझना होगा। तो इसलिए हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा। तो अब देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन केन्स 2 सेक्टर मॉडल। तो केन्स की 2 सेक्टर मॉडल में किस प्रकार से काम करता है, देखो देख सकते हैं। तो इन केन्स सिंपल 2 सेक्टर मॉडल, केन्स के सिंपल 2 सेक्टर मॉडल के अंदर देर आर ओनली 2 कंपोनेंट, सिर्फ 2 कंपोनेंट है। एक तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं हम 2 कंपोनेंट है कौन कौन से 2 सेक्टर मॉडल के साथ, एक तो है हाउस होल्ड और एक है हमारे पास फर्म। तो हाउस होल्ड क्या है, वो स्पेंड मनी, वो क्या करती है, मनी को स्पेंड करती है, कंजप्शन मतलब जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड है वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। और फर्म क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, जो भी मनी कमा रही है इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये जो जो भी कुछ कमा रहा है हाउस होल्ड वो कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब कहें तो इनके द्वारा की जाने वाली डिमांड, तो वो क्या है, कंजप्शन और प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मतलब जो सेक्टर है हमारे पास, इस 2 सेक्टर है तो उसके अंदर क्या है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म होती है। एक तो क्या करती है, कंजप्शन करती है और एक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये 2 सेक्टर मॉडल में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पाया जाता है। और नेशनल इनकम इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, और नेशनल इनकम क्या है, इन दोनों के द्वारा जो हाउस होल्ड और जो फर्म है इन दोनों के द्वारा जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो ही नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो ये इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये एक बैलेंस होना, व्हेन टोटल डिमांड इक्वल टू सप्लाई। मतलब क्या है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होना, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होना, दैट इज़ क्या है ये कि जो एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। यहाँ पर इनकम जो है नेशनल वाई का मतलब नेशनल इनकम, और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई से भी देखते हैं। और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इसे हम एग्रीगेट डिमांड से भी देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बराबर होना। और जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है इसको कहते हैं एक इफेक्टिव डिमांड। और जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें क्या होता है, एक तो कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन क्या है कि जो एग्रीगेट जो सप्लाई है इसमें क्या होता है कि जो है ना, कंजप्शन तो किया जाता है, साथ में उसमें कुछ सेव भी कर लिया जाता है, मतलब सेविंग भी किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सेविंग भी हो सकती है। जब सेविंग जुड़ जाता है तो वो एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, जब उसके साथ इन्वेस्टमेंट जुड़ जाता है तो वो एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं आर फुल परचेज, जो फुल परचेज किए देयर इज नो एक्स्ट्रा स्टॉक लेफ्ट एंड नो शॉर्टेज अदर। मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस किया जाता है एग्रीगेट डिमांड पूरी हो जाती है, जितना भी एग्रीगेट सप्लाई किया जाता है तो दोनों बराबर है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता, जो भी प्रोड्यूस किया गया सब बिक जाता है। तो इसमें एक C इजक्वल टू ए प्लस बी वाई, मतलब क्या है, ये जो ए है ना ये है ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब जो आप कुछ इनकम नहीं कमा रहे हो विदाउट इनकम इफेक्ट तो उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो भी आप कुछ कंजप्शन कर रहे हो, मतलब आप कुछ कमा नहीं रहे हो तो भी आप कुछ कंजप्शन कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। MP बी क्या है, MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपके कंज्यूम करने की दर कितनी है। मतलब आपके समझ लो आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप इनकम बढ़ने के बाद आपकी जो इनकम बढ़ने के बाद आप जितना कंज्यूम करने की जो प्रवृत्ति है आपकी वो कहलाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम देखने को मिलता है, यहाँ पर O एक्सिस पे क्या है, नेशनल इनकम, और हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहें और साथ में एग्रीगेट सप्लाई का भी इसमें कहते हैं, इसमें दोनों बनते हैं। देख सकते हैं कि ये पूरे जो लाइन बन रही है ये है
45 डिग्री की लाइन, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की लाइन। और देख सकते हैं शुरुआत में जो कंजप्शन, दो सेक्टर है ना, एक तो कंजप्शन हमने एक सेक्टर का ले लिया हाउस होल्ड का, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट जो दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होता है, टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, और इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कहते हैं हम कि एग्रीगेट डिमांड। तो ये नेशनल इनकम कैसे बनती है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला था ना, इस पे, इस लाइन के ऊपर था, इस लाइन के ऊपर क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस इक्विलिब्रियम पर ये एम्प्लॉयमेंट किस स्तर पर आता है, और यहाँ पर इनकम y1 होती है। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम मोस्टली केंज में अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ही रहता है। और यहाँ पर जो है ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम के बराबर होता है। और दे सकते हैं ये जो लाइन है ना, ये जो कंजप्शन की जा रही है, आप कहोगे कि ये जीरो से क्यों नहीं ली, जीरो से इसलिए नहीं ली क्योंकि जो कंजप्शन की जा रही थी वो ऑटोनोमस कंजप्शन भी थी। मतलब कंजप्शन में क्या जुड़ा हुआ है, ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब आप कुछ कमा नहीं रहे हो तो भी कंजप्शन कर रहे हो, इसलिए ऊपर है। मतलब आप कुछ कमा, ऐसा तो नहीं है कि कंजप्शन हमेशा जीरो होती है, कंजप्शन हमेशा जीरो से ऊपर स्टार्ट होगी, क्योंकि आप कुछ भी कमाओ ना कमाओ लेकिन आप कंजप्शन तो करते ही हो। तो ये डिटर्मिनेशन है नेशनल इनकम गेन्स के टू सेक्टर मॉडल के अंदर। तो फिगर में देख सकते हैं जो हमने बात की 45 डिग्री की जो लाइन है जो हम देखने को मिलती है, जो ओ जेड लाइन है, ये क्या पॉइंट दिखा रही है, यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और मतलब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है ये दिखाती है कि टोटल डिमांड कितनी है इकोनॉमिक के अंदर, और जब पॉइंट वेयर जहाँ जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लाइन इंटरसेक्ट करती है 45 डिग्री लाइन की पर, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है ई के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इनकम है वो होती है वो y1 विच इज इन इक्विलिब्रियम, जो क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती लेवल होता है नेशनल इनकम का। तो अगर दे सकते हैं अगर डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो सप्लाई से, मतलब क्या है कि मार्केट में आप डिमांड ज़्यादा है, मतलब क्या कहेंगे कि जो मार्केट में आपकी जितनी मतलब जो सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा क्या है हमारे पास डिमांड है। मतलब लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, दोनों ही ज़्यादा हो रही है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर डिमांडिंग मोर, मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं किसका, गुड्स का, तुलना में फर्म आर प्रोड्यूस, जितनी फर्म प्रोड्यूस कर रही है उससे ज़्यादा ये कंजप्शन कर रहे हैं। तो फर्म विल सेल, फर्म क्या करेगी, वो बेचेगी, बेच देगी फ्रॉम देयर स्टॉक, उनके स्टॉक से, इन्वेंट्री से। देन क्या करेंगी, वो देखेंगी कि लो स्टॉक है तो दे विल इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को, एज ए प्रोडक्शन राइज, जैसे प्रोडक्शन राइज होगा तो इनकम राइज होगा। और दिस कंटिन्यू जब तक चलेगा जब तक आपकी जो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनकम इज दैट इज इक्वल नहीं हो जाती, तो ये रिस्टोर हो जाएगी वापस। अगर दे सकते हैं अगर डिमांड आपके पास कम है और सप्लाई से, मतलब आपके पास जो डिमांड है मार्केट में वो कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं जितना वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये क्या करेंगी, जो गुड विल स्टार्ट पिलिंग अप इन्वेंट्री इंक्रीज, मतलब उनको इकट्ठा करना शुरू कर देगी, और जो बिके नहीं है वो उन गुड को, और फर्म विल रिड्यूस प्रोडक्शन, फर्म क्या कर देगी, प्रोडक्शन को कम कर देगी। और इनकम विल फॉल, और इनकम क्या होगा, हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर लोगों की इनकम गिर जाएगी तो क्या होगा, दिस कंटिन्यू, ये जब तक होगा जब तक कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनकम या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। जैसे कि एक अलजेब्रिक एनालाइज भी देख सकते हैं कि ये आपकी इनकम है और कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई स्टैंड फॉर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब क्या है, वाई क्या है, ये वाई क्या स्टैंड करता है, नेशनल इनकम को स्टैंड करता है। इसमें सपोज द कंजप्शन फंक्शन इज द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब जो कंजप्शन फंक्शन है वो कैसे होती है, देखो ये जो है ना सी, ये क्या है कंजप्शन, और ए हम जानते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब नॉट वरी विद इनकम, मतलब इसमें इनकम का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, इनकम नहीं होने के पर न होने पर भी कंजप्शन होता है। बी वाई मतलब आपके पास जितनी इनकम है
मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर भविष्य में आपकी इनकम और इंक्रीज होती है तो उसके दर से आप कितना कंजप्शन को बढ़ावा देते हैं वो, और साथ में किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के। मतलब ये बी वाई टोटल दोनों क्या दिखा रहा है, इंड्यूस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी जो इनकम से प्रेरित होने वाला जितना एक्सपेंडिचर होगा वो दिखा रहा है बी वाई। तो नाउ सपोज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इक्वल क्या है, मतलब दे सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है ना, हम मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के। मतलब आप जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करती है, मोस्टली ये सरकार करती है। मतलब अगर आपके भविष्य में प्रॉफिट प्रॉफिट ना होते हुए भी जो कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि सरकार रोड बनाती हैं, ये सभी क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब इसको वैल्यू को हम सी एंड वाई जो दिखा रखा है उसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, ये तो हमारा जो प्रेरित जो कंजप्शन है, आपकी इनकम बढ़ने से आप कितना कंजप्शन करोगे, और साथ में ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम ना होने पर भी या कुछ प्रॉफिट ना होने पर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस चीज़ के ऊपर, और साथ में ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, तो ये आप पर दे सकते हैं कि y तो यहाँ पर था ही, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वाई वाले को है ना, इनकम वाले को एक साइड रख लेंगे और जो ऑटोनोमस कंजप्शन वाले को एक साइड रख लेंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा एक फंक्शन बन जाएगा जो ये वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को दिखाता है। मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट से इनकम पे पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज हो तो उससे की इनकम में कितना चेंज होगा है, तो ये क्या है, मल्टीप्लायर दिखा रहा है। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का संगम दिखाया गया है इसके अंदर, और ये पूरी नेशनल इनकम को पूरा स्तर दिखाया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट, इनकम, ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये इक्वल टू ये किसके है, नेशनल इनकम के बराबर दिखाया गया है। ये टू सेक्टर मॉडल के अंदर इस तरीके से ज्ञात किया गया है। अब बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देख सकते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर मैंने बात की ना कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके रिस्पेक्ट में अब कितना इनकम बढ़ी है, आपकी कितनी इनकम में चेंज हुआ है। इनकम इन्वेस्टमेंट में बदलाव होने से इनकम में जो चेंज देखने को मिलता है वो क्या कहता है, वो होता है मल्टीप्लायर। और ये जो बी है ना, ये बी ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है MPC, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही दिखा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/1 - b। तो अब दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो MPC या आप कहें हम B, वो आपका कितना है, वो आपका 0.75। तो मल्टीप्लायर इज क्या, मल्टीप्लायर क्या होगा, देख सकते हैं के क्या है, मल्टीप्लायर है 1/1 - b, और 1 तो यहाँ पर है ही, और साथ में 1 - 0.75। तो 1 और यहाँ पर 0.25, और यहाँ से हम 100 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 4। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो तो तो क्या कह सकते हैं, वी कैन फाइंड, हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो इंक्रीज इन द इनकम, जो इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, रिजल्ट फ्रॉम ए सर्टेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो क्या किसके कारण हुआ है, वो कुछ निश्चित इंक्रीज देखने को मिला था हमने इन्वेस्टमेंट में इसके कारण, और जो क्या है, यूजिंग दिस मल्टीप्लायर रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर रिलेशनशिप को हम दे सकते हैं। ये पूरा फंक्शन हम ये रिलेशनशिप है हमारा चेंज इन इनकम का। तो अगर दे सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, अगर अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, वो बराबर होती है किसके, 0.58 के, और इंक्रीज हो जाता है इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़, तो देन इंक्रीज इन इनकम विल बी, मतलब कितना इनकम इंक्रीज होगा। तो दे सकते हैं कि ये जो इनकम है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 - b। तो जो चेंज इन इनकम है वो कितना, इनकम में कितना चेंज हुआ होगा, तो 1 बाई में इन्वेस्टमेंट तो ये है, इनटू में हम जो मल्टीप्लायर वो
तो आपके कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने 100 करोड़, और आप 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपने दिखाना है ना कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो 1/, में जो मल्टीप्लायर है वो रख देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत हम निकाल लेंगे कि जो 100 तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था और कितनी दर से हो रहा है आपका इंक्रीज 5 की दर से, तो आप 500 करोड़ आपकी इनकम होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि आपने 100 करोड़ लगाए थे, उसके बदले आपकी इनकम जो है वो 500 करोड़ हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात करें तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर कंक्लूजन की, तो जो इक्विलिब्रियम था ऑफ नेशनल इनकम का इज द लेवल, ये वो लेवल है जहाँ एग्रीगेट डिमांड मतलब C+I इक्वल टू बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई C+S के जो आउटपुट है Y के। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर नो एक्स्ट्रा गुड आर लेफ्ट अनसोल्ड, मतलब इसमें कोई भी गुड एक्स्ट्रा नहीं बचता। नो शॉर्टेज एग्जिस्ट, ना कोई शॉर्टेज एग्जिस्ट करता है। फर्म आर हैप्पीली, फर्म क्या होती है, खुश होती है। एंड हाउस होल्ड आर गेटिंग वट दे वांट, और हाउस होल्ड ये चाहते हैं कि क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम 3 सेक्टर मॉडल के बारे में समझेंगे एंड 4 सेक्टर मॉडल के बारे में समझेंगे पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल और साथ में केन्ज के 2 सेक्टर मॉडल के बारे में समझा। और आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसको ले सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।